हे गुड मॉर्निंग माय लिसनर्स। अभी भी मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं हो पाई है, तो उसी हिसाब से प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मुझे कहानी बोलने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने सोचा आज से शुरू कर देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी को। अंश अपने एक स्टाफ से नायरा का ख्याल रखने के लिए ऑफिस की तरफ निकल गए थे। वहीं नायरा की तबीयत अब धीरे धीरे और बिगड़ने लगी थी। शाम का वक्त होता है। इस वक्त अंश अपने ऑफिस में बैठे अपने सामने बैठे दो क्लाइंट से कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर रहे थे। तभी उनका फ़ोन बज उठता है। पहले तो अंश ने उस पर ध्यान नहीं दिया था और एक बार फ़ोन कट करके वो आराम से चेयर पर लेन होते हुए आगे की बातों को कंटिन्यू करते हैं। मैं जो भी बोल रहा हूँ बहुत सोच समझ करके बोल रहा हूँ। अगर आप मेरे बजट को फो- लेकिन तभी ये बोलते बोलते बीच में दोबारा से फ़ोन बज उठता है। सामने खड़ा क्रिश जब जल्दी से अंश के साइड में आकर के फ़ोन को देखता है और फिर धीरे से उनके कान के पास आते हुए कहता है, सर काट दूँ? आपकी मॉम का फ़ोन है। अंश अपनी एक उंगली दिखा करके उसे बाहर जाने का इशारा कर दिए थे कि वो जाकर के बाहर कॉल को पिक कर ले। अंश की बात फिर से कंटिन्यू होती है और क्रिश अब बाहर निकल चुका था। क्रिश धीरे से कहता है, हेलो आंटी, सॉरी वो अभी सर फ़ोन नहीं उठा सकते, वो एक्चुअली। लेकिन अभी क्रिश अपनी पूरी बात कंप्लीट कर पाता, दूसरी तरफ से काफ़ी खुशहाली भरी आवाज़ आती है। कहाँ है वो? मुझे उससे बात करनी है। अच्छा ठीक है, उससे बोलो जल्दी से काम ख़त्म करे और हमारे पास आ जाए। बहुत सारी बातें करनी है उससे। सब लोग उसका यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। उससे बोलना थोड़ा जल्दी आए। हाँ, वही क्रिश जो कहता है, सर ने कुछ ऐसा अच्छा काम कर दिया क्या जो आप लोग खुश हो गए? जैसे ही शालिनी जी ने ये सुना था, वो खुश होते हुए कहती हैं, अरे अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। मेरा तो समझो सपना पूरा हो गया। समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा काम भी अंश कर सकता है। लेकिन जो भी हुआ भगवान की मर्जी थी। उसको बोलो जल्दी से आ जाए। हाँ, और हाँ, आते आते ना एक बार मेरे से बात करवा देना। उससे कुछ मंगवाना भी था। क्रिश ये सब सुन करके काफ़ी हैरान था। तभी शालिनी जी ने एक और बात बोली, और हाँ, उसके दादाजी भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं, उससे मिलना चाहते हैं। ठीक है, तुम उसे बोल देना। हाँ, और ये बोल करके वो फ़ोन कट कर दी थी। वहीं अब क्लाइंट आगे की बातों को कंटिन्यू करते हुए अंश से फाइनली बजट का डिसीजन लेते हुए सुन करके थोड़ा निराश होकर के वहाँ से जाने लगे थे, क्योंकि अंश कभी भी ना तो अपने काम में कॉम्प्रोमाइज़ करते थे और ना ही पैसों में। थोड़ी देर में क्रिश जो अंदर की तरफ आता है और फ़ोन को हैरानी से देखते हुए अंश के बगल में रखते हुए कहता है, सर आज सुबह आपने कुछ अच्छा काम किया था। क्रिश की बातें सुनकर अंश अपने फाइल की तरफ ही देखते हुए अपने पेन लेते हुए कहते हैं, पागल हो गए हो क्या तुम? क्रिश धीरे से अपना सर झुकाते हुए कहता है, नहीं सर, वैसे मुझे लग रहा है, मतलब आपके दादाजी आपको इतना प्यार से, खैर छोड़िए सर। तभी अंश दादाजी का जिक्र सुनते हुए पूछते हैं, क्या हुआ? घर पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मॉम का कॉल क्यों आ रहा था बार बार? अभी क्रिश जवाब देता उससे पहले दोबारा से फ़ोन बज उठता है। अंश फ़ोन की तरफ देखते हैं और ये अर्जुन का कॉल था। अंश फ़ोन को काफ़ी गुस्से में साइड में रखते हुए कहते हैं, एक तो मुझे लोग चैन से काम नहीं करने दे सकते, और इस अर्जुन का क्या करूँ मैं? इसका ऑफिस जल्दी से जल्दी मेंटेन कराओ। शादी हो गई ना अब? क्रिश अपने सर हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ सर, असिस्टेंट भी मिल गई उनकी। कल उनकी अपॉइंटमेंट है, आई मीन उस लड़की की। कल से अर्जुन सर का भी काम शुरू हो जाएगा सर। अंश ने बस सर को हाँ मिला दिया था। फोन दोबारा से बजता है, जिससे क्रिश अभी फोन को हाथ में लेता, तभी अंश उसको रोकते हुए कहते हैं, रुको, जब तक मैं इस चीज़ को हैंडल नहीं करूँगा ये लोग सुधरेंगे नहीं। फ़ोन उन्होंने बिना देखे रिसीव कर लिया था और जैसे ही फ़ोन की दूसरी तरफ से अर्जुन की आवाज़ आती है, वो काफ़ी खुशी खुशी अंश से बात करने वाला था, लेकिन अंश इधर से काफ़ी गुस्से में कहते हैं, प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों की? चैन से काम नहीं करने दे सकते? थोड़ा देर ऑफिस क्या होता, मरने लगते हो सब। वैसे चाहते तो अर्जुन भी उन पर नाराज हो सकते थे, लेकिन अर्जुन साइड में जाते हुए कहते हैं, अरे 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 इतना गुस्सा क्यों? वैसे आज मुझे तुझ पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा अंश। तुझे तो मन करे जोर से झप्पी दे दूं मैं। कब आ रहा है घर? सब इंतजार कर रहे हैं तेरा। और पता है हैरानी की बात क्या है? तेरे दादू और दादी तुझे गले लगाने के लिए मरे जा रहे हैं। वैसे आते आते ना मिठाई लेकर आना। अंश जो खड़े होकर कहते हैं, मिठाई? रियली? यहाँ पर अभी अभी मेरी एक डील कैंसिल हुई है और इस खुशी में मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आऊँ? अर्जुन, जिस दिन तूने काम शुरू किया ना, आई स्वेयर मैं भी तुझे इसी तरह से परेशान करूंगा और तू भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन अर्जुन का लहजा अभी भी बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। वो उनसे कहते हैं, आई अंडरस्टैंड, होता है गुस्सा होना तो
लाजमी है तेरा। और अब तो जिस ओहदे पर तू पहुंचने वाला है, गुस्सा तुझे करना ही पड़ेगा। वो क्या है ना, अगर गुस्सा ना करो तो बच्चे बिगड़ जाते हैं अंश। अंश ने जैसे ही बच्चे का जिक्र सुना था, वो कृष की तरफ एक बार हैरानी से देखते हैं और फिर फ़ोन की तरफ देखते हुए कहते हैं, इसे पता भी नहीं किससे बात कर रहा है। और वे फ़ोन को वो कान पर लगाते हुए कहते हैं, अभी तूने पी रखी है क्या? किस बच्चे की बात कर रहा है? मैं बाप नहीं बना हूँ अभी। और हाँ, अगर तू समायरा की बात कर रहा है तो तू बिल्कुल सही है, क्योंकि वो भी किसी बच्चे से कम नहीं है। ख्याल तो रखा नहीं जाता है, बस नौटंकी करनी होती है उन्हें। अच्छा, मॉम से ज़रा पूछना, दवाई ववाई खाई उसने, कुछ खाया? अर्जुन ये सुन करके रेलिंग पर टिकते हुए कहते हैं, अगर इतना ही फिक्र है तो आ जाना, देख ले अपनी नायरा। एक बात बता, तो उसको समायरा समायरा क्यों बुलाता है? उसका नाम, अच्छा हाँ, उसका नाम तो समायरा भी है। अंश जो अर्जुन से कहते हैं, ये नाम सिर्फ मैं उसे बुला सकता हूँ, उसके मॉम डैड ने बहुत ही प्यार से रखा था। अर्जुन अपना हाथ खड़ा करते हुए कहते हैं, ओके ओके बाबा, मैं नहीं बुला रहा इस नाम से। अब जो उसे प्यार करता है ऑब्वियसली उसे यह नाम बोलना चाहिए, क्यों, है ना मिस्टर अंश मल्होत्रा जी? अंश झुंझलाकर फोन रखते हुए कहते हैं, क्या बकवास है ये। और कृष की तरफ देखते हुए अपने कोट को उठाते हुए कहते हैं, चलो हम घर चल रहे हैं। कृष अपने हाथ में लगे वॉच की तरफ देख कर अंश से कहता है, पर सर अभी तो टाइम नहीं हुआ, अभी तो शाम के सिर्फ 6 बजे। आप तो 9 बजे से पहले ऑफिस से निकलते भी नहीं है सर। कृष की बातें सुन करके अंश ने भी अपने एनालॉग वॉच पर एक बार नज़र फेरी, और जैसे उस पर उनकी नज़र पड़ती है, वो दोबारा से कुछ सोचते हुए अपने कोट को पहनते हुए कहते हैं, शादीशुदा हूँ मैं, टाइम से घर नहीं पहुँचा तो मैडम जी ताने मार मार के कान पका देंगी मेरा। ये बोलते हुए अपने फ़ोन को लेकर जैसे ही आगे बढ़े थे, कृष अपने आप को संभालते हुए अपने एक हाथ को ले जा करके टेबल पर रखते हुए कहता है, ये वाकई मेरे अंश सर हैं? नहीं, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके मुंह से किसी के लिए इतनी रिस्पेक्ट, और अपनी बीवी के ताने से इनको डर लग रहा है, और उसे बीवी भी मारना शुरू कर दी है। ये हो क्या रहा है इन्हें? अंश ने जैसे ही दरवाजे को अनलॉक किया था, वो बिना पीछे मुड़े कृष से कहते हैं, चलना है या नहीं तुम्हें? कृष भी भाग कर उनके पीछे पीछे आते हुए कहता है, हाँ सर, मैं तो बहुत खुश हूँ, जीवन में पहली बार इतनी जल्दी छुट्टी मिल रही है मुझे। इतना खुश तो मैं तब भी नहीं हुआ था जब मेरे स्कूल में हाफ डे होते थे। कितना अच्छा लगता है जिस दिन काम नहीं करना पड़ता। तभी अंश जो अपने हाथ में लिए फ़ोन को स्क्रॉल करते हुए कहते हैं, क्यों, मेरे साथ काम करने में इतनी हाइपर टेंशन होने लगती है तुमको? मैं ज़्यादा काम करवाता हूँ क्या? ये बोलकर जैसे ही वो हल्का सा अपनी गर्दन को कृष की तरफ टिल्ट किए थे, कृष जल्दी जल्दी अपने सिर को नाम हिलाते हुए अपनी मुट्ठी कसते हुए कहता है, नहीं सर, आप कहाँ काम करवाते हैं, आप तो बहुत ही अच्छे हैं। आज अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, याद रखना, अर्जुन से भी ज़्यादा अच्छा हूँ मैं, और मेरे सामने उसकी तारीफ तुम्हारे मुँह से सुन ना लो। अब वो लोग अपने मेंशन की तरफ आगे बढ़ चुके थे। तभी कृष कहता है, सर वो अब आंटी ने बड़े प्यार से कहा था कि आते आते आपसे बात करवा दे, एक दफ़ा बात कर लेंगे सर आप? अंश समझ गए थे कि आखिर बात क्या करनी है। जिस तरह से अर्जुन ने कहा था मिठाई लेकर आना, ऑब्वियसली शालिनी जी को भी कुछ ऐसा ही कहना होगा, जिससे वो खुद ही एक बड़े से स्वीट हाउस में रुकते हैं और वहां से मिठाई लेकर के वो दोबारा से गाड़ी को मल्होत्रा मैंशन की तरफ आगे बढ़ा दिए थे। जैसे ही अंश और कृष्ण ने अंदर की तरफ अपने कदम रखे थे, दोनों को सिर्फ एक ही आवाज़ें सुनाई दे रही थी, अंश अंश और अंश। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार थे। कृष के तो दोनों हाथ में थैलियां रखी हुई थी। वो दोनों हाथों में मिठाइयों को संभालते हुए जल्दी जल्दी किचन की तरफ भाग जाता है। वहीं अंश जैसे ही अपने ब्लेजर को निकाल करके अपने वॉच को ठीक करते हुए अंदर की तरफ आते हैं और वो अपने रूम की तरफ ही आगे बढ़ रहे थे, तभी बीच में ही जयचंद्र उनको रोकते हुए कहते हैं, अंश, अरे आप आ गए, आप ही के बारे में बातें कर रहे थे, आइए बैठिए यहाँ पर। लेकिन अंश अपने रूम की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, मुझे कमरे में जाना है, थक गया हूँ मैं। तभी एक और आदमी जो कि सोसाइटी का ही था, वो अंश की तरफ देखते हुए कहता है, अरे थकान तो होगी ही, अब इतनी लेट जो शादी की है तुमने। अंश मुड़ करके उस आदमी की तरफ देखते हुए कहते हैं, शादी से मेरे थकान का क्या लेना देना, और बुढ़ा नहीं हो गया हूँ मैं, बस मुझे दिमाग से थोड़ा स्ट्रेस है, इस वजह से कमरे में जाना है। तभी वीरेंद्र जो कि अर्जुन के डैड थे,
वो खड़े होकर के अंश के पास आते हुए कहते हैं, बधाई हो, बहुत अच्छे हैं आप, और आज तो आप अपने दादू को भी बहुत पसंद आ रहे हैं बेटा। अंश अपने चेहरे पर एक हल्के से मुस्कान लाते हुए कहते हैं, थैंक गॉड, आपको अच्छा तो लगा मैं कम से कम। और फिर वो आते हुए अर्जुन की तरफ देख करके काइविंग करते हुए कहते हैं, आपके बेटे से भी ज़्यादा अच्छा होना मैं अंकल। तभी पीछे से अर्जुन जो चिल्लाते हुए कहते हैं, हाँ हाँ करवा ले अपनी तारीफ ज़बरदस्ती की, डैडा बोल मत देना वरना सर चढ़ जाएगा इस आदमी का। अंश अपने शर्ट के स्लीव्स को फोल्ड करते हुए कहते हैं, सर तो मेरा वैसे ही हमेशा चढ़ा रहता है, खैर आपकी तारीफ से कोई लेना देना नहीं है मुझे अपने कमरे में जाना है। अभी ये बोलकर वो थोड़ा आगे बढ़ते तभी उनके कदम फिर से रुक गए थे, क्योंकि जयचंद अब उनके सामने आकर खड़े थे। अपने शॉल को वो ठीक तरीके से अपने ऊपर ओढ़ते हुए अंश के सामने आकर उनके दोनों बाजुओं पर हाथ रखते हुए कहते हैं, आज पहली बार हमें ये कहने का दिल कर रहा है कि आपका फैसला हमें पसंद आया, क्योंकि आपने पहली बार इस परिवार के हितैषी में किसी फैसले को लेने की समझ लाई है। इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर अंश, जो कि अपनी बाह में दोबारा से सिकोड़ते हुए कहते हैं, क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग, क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा भी कौन सा तीर मार दिया मैंने जो इतना खुश हो गए हैं सब लोग मुझसे, और स्पेशली आप मिस्टर। लेकिन तभी वो बगल की तरफ देख करके माहौल को समझते हुए अपने दादा को धीरे से कहते हैं, मिस्टर मल्होत्रा जी, वैसे भी आपकी खुशी मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आपके खुश होने की वजह ही काफ़ी अजीब होती है। किसी परंपरा और संस्कार को ना मानने वाला शख्स आपको कैसे खुश कर दिया। अभी बातें और ज़्यादा आगे बढ़ पाती तभी अर्जुन मैटर को संभालते हुए अंश के हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, अरे तुम चलो मैं तुम्हें बताता हूँ ना। अंश अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं, बच्चा नहीं हूँ मैं, ऐसे खींच कर कहाँ लेकर जा रहा है, और मिठाई क्यों मंगवाई थी, कौन सा खुशी का माहौल है यहाँ पर। अर्जुन अभी आगे कुछ कहते तभी अंश, जो कि बाकी के फैमिली को देखते हुए कहते हैं, और ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं, अभी तक ये लोग अपने घर क्यों नहीं गए, इन लोग को विदाई दो और दफ़ा करो यहाँ से, मुझे क्राउड नहीं पसंद है अपने घर में। अर्जुन उनके साथ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहते हैं, अरे रिलैक्स रिलैक्स, सांस ले तो, किस बात से इतना गुस्सा है, हाँ क्या इस वजह से कि सबको ये बात पता चल गई, मतलब मुझे लगता है कि कुछ महीने तक तो छुपा कर ही रखना चाह रहा था। वैसे पता लगाने वाला पता है कौन है, तेरी प्यारी बहना, और साथ ही उस हैरिश का भी कमाल है ये। अंश अब फाइनली पूरी सीढ़ियाँ चढ़ करके अर्जुन के सामने आते हुए कहते हैं, मुझे क्लियरली बता चल क्या रहा है यहाँ पर, किस बारे में बातें चल रही हैं, और क्या हैरिश और अनु ने क्या कर दिया, कौन से सच का खुलासा कर दिया, क्योंकि अभी तक डिवोर्स का जिक्र तो मैंने किसी से किया नहीं है जिस फैसले से सब इतना खुश हो रहे हैं। जैसे ही अर्जुन ने ये सुना था वो तुरंत ही अंश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ओए इतनी जल्दी डिवोर्स, और डिवोर्स ही लेना था तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। अंश उनको समझाते हुए कहते हैं, अपने डिवोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी मॉम की डिवोर्स की बात कर रहा हूँ। मैं शेखर के साथ अपनी मॉम को और ज़्यादा दिन तक नहीं छोड़ सकता, तू जानता है जानवर है वो आदमी, फैसले से कभी भी वो नीचे बैठा हुआ बुढ़ा तो खुश नहीं होने वाला। अर्जुन इस बात को तो जानते ही नहीं थे। अंश की बातें सुनकर वो थोड़ा सीरियस होते हुए कहते हैं, ये तो करने वाला है वाकई। अंश अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, और नहीं तो क्या, तुझे पता है बचपन से मैं हमेशा से पढ़ाई को लेकर इतना सीरियस क्यों था, क्योंकि मुझे एक दिन अपनी मॉम को इस जंगल जैसे घटिया जगह से बाहर निकालना था जिसमें उनका दम हमेशा घुटता रहता है और वो उसमें भी मुस्कुराते रहती हैं। मैं अपनी मॉम के साथ और ज़्यादा ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगा, लेकिन फ़िलहाल ये पता कि यहाँ पर क्या नाटक चल रहा है। अंश की आवाज़ सुन करके बाहर शालिनी जी आती हैं और अंश का हाथ थामते हुए कहती हैं, तुमने कुछ तो अच्छा किया जो परिवार को खुश किया, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। पता है पापा जी कितना खुश है तुम्हारे ऊपर। अंशु कहते हैं, खुश 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 खुश, पर कौन सी खुशी मिल गई है आप लोगों को। अर्जुन शालिनी जी से कहते हैं, देख लीजिए कितना नाटक कर रहे हैं आपके बेटे। शालिनी जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, मैं आई हुई औरतों को मिठाइयाँ खिलाती हूँ, मिठाई लेकर तो आया हूँ ना तुम अंश। ये सुनकर अंशु कहते हैं, लेकर आया हूँ। और वो उनको जाते हुए देखकर दोबारा से अर्जुन की तरफ देखते हुए कहते हैं, अब मेरा दिमाग फट जाएगा, मैं अपने कमरे में। तभी अर्जुन को रोकते हुए कहते हैं, अरे नहीं 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 नहीं, कमरे में मत जाना, कमरे में तो पूरा झुंड बैठा हुआ है, अगर तू गया तो बस तुझे चढ़ाना शुरू कर देंगे। अब अंश को थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही थी और अर्जुन की तरफ मुड़कर कहते हैं, मुझे
मुझे क्यों टीज करेंगे, मैंने क्या कर दिया ऐसा? तो अभी अर्जुन भी उनको थोड़ा टीजिंग भरे लहजे में कहते हैं, तूने कुछ किया ही नहीं है। वैसे कोई कह रहा था कि तुझे उस लड़की से बहुत नफरत है, तू उससे हाथ तक नहीं लगाएगा, और क्या बोल रहा था, बहुत ही बेकार है, अपने घर वालों की ज़बरदस्ती से शादी कर रहा हूँ, एक दिन भी रहा नहीं क्या तुझसे? अगर दुश्मनी करके लोग इतना जल्दी ये काम कर देते हैं तो उस हिसाब से तो भाई मेरी स्पीड काफ़ी स्लो है। अंश के अंदर अंदर अब अर्जुन की बातों से गर्मी छिटकना शुरू हो गई थी और वो अपने शर्ट के ऊपर के कुछ बटन को खोलते हुए कहते हैं, अर्जुन क्या बकवास कर रहा है, क्या कुछ हुआ है ऐसा? तभी अर्जुन अपने सिर को जल्दी जल्दी हाँ मिलाते हुए कहते हैं, अब रात में जो मेहनत की उसका रिजल्ट सबके सामने तो आना ही था। हाँ बस थोड़ा ज़्यादा जल्दी आ गया, पता नहीं कैसे, पर मुझे लग रहा ना कि ये कल रात का तो काम बिल्कुल नहीं अंश। कल रात तो वैसे ही तो इतना लेट से यहाँ पर पहुँचा था और उसके बाद वो काफ़ी थका भी लग रहा था मुझे। ये किसी और दिन तो नहीं हो गया ना तेरे और उसके बीच? अंश की मुट्ठी अब धीरे धीरे कसती जा रही थी, उनके फोरहेड के वेन्स जो भरने लगे थे, क्योंकि जहाँ सारे लोग के दिमाग में ये चल रहा था कि अंश और नायरा के बीच कुछ हुआ है। अंश अर्जुन को रोकते हुए कहते हैं, बस इतना हिंट काफ़ी है, समझ गया मैं। और अंश को लग रहा था कि क्या पहले से ही नायरा के साथ किसी का, लेकिन ये सोचते हुए वो खुद ही अपने ख्यालों को झटकते हुए कहते हैं, जब तक उसके मुंह से खुद नहीं सुन लेता मैं ऐसे कुछ अपने आप से नहीं सोचूंगा। और वो काफ़ी गुस्से में कमरे के अंदर आ गए थे। अर्जुन को समझ में नहीं आता कि अंश को गुस्सा किस बात पर आ रहा है। जैसे वो अंदर आए थे सारी औरतें जो खड़ी होकर के अंश को ही मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखने लगी थी और साथ ही कुछ खांसना शुरू की थी, तो साथ ही कुछ करके अंश और नायरा को टीज करना शुरू कर दी थी। इस वक्त ना तो कोई एक्सप्रेशन नायरा के चेहरे पर नजर आ रहा था और ना ही अंश के चेहरे पर। वो दोनों ही थे जो इस घर में बिल्कुल सीरियस थे, क्योंकि शायद सच तो उन दोनों को ही पता था। अंश सबको हल्का सा जबरदस्ती मुस्कुरा कर देखते हुए कहते हैं, हो गया आप लोगों का, जाइए बाहर मिठाई खाइए, बहुत अच्छी मिठाई लेकर आया। सारी औरतें जो कहती हैं, हाँ हाँ बिल्कुल जा रहे हैं। तभी सावित्री जी भी अंश के चेहरे पर अपना धीरे से हाथ हिलाते हुए कहती हैं, खुशी है हमें कि आप इस रिश्ते को इतनी जल्दी मंजूरी दे दी अंश। अब उम्मीद करते हैं भगवान सब कुछ अच्छा करे। अंश ने भी बस जबरदस्ती में एक और बार अपने चेहरे को हाँ मिला दिया था, क्योंकि उन्हें तो जल्दी थी नायरा के मुंह से सारी सच उगलवाने की। और जैसे ही सब लोग बाहर की तरफ गए थे, वो काफ़ी ज़रूर से आकर के दरवाजे को भी बंद करने वाले थे, लेकिन तभी अर्जुन जो कि इशारे में उन्हें चेहरे को ना में हिला करके कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन अंश कुछ भी सुनने के लिए आज तैयार नहीं थे। वो काफ़ी ज़ोर से दरवाज़ा बंद करते हैं और अपने कोट को एक साइड में फेंक करके अपने एनालॉग वॉच को टेबल पर ऑलमोस्ट फेंकते हुए कहते हैं, क्या चल रहा है नीचे? और ये कमरे में आई औरतें क्या कह रही थी तुमसे? नायरा अभी भी कुछ नहीं बोलती, वो बस उनके बेड पर बैठी हुई थी। तभी अंश कहते हैं, थोड़ा सा भी तुम्हारे बारे में अगर अच्छा सोचता हूँ ना तो मुझे हमेशा डिसअपॉइंट कर देती हो समायरा। क्या जवाब दूंगा मैं इन लोगों को? क्योंकि सच तो सिर्फ मुझे पता है कि तुम सिर्फ मेरी बीवी तो नहीं हो। जैसे उन्होंने इतना बोला था, नायरा का चेहरा और ज़्यादा नीचे नहीं रह पाता और काफ़ी गुस्से में उसकी भी भौहें तन करके अंश को अब उसकी निगाहें घूरने लगी थी। अंश कहते हैं, और एक तो तुम्हारी आदत, पहले गलती करो और उसके बाद से नजरें ऐसे मिलाओ जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं है। ये सुनते ही नायरा अपनी मुट्ठी कसती है और अपने आप को ब्लैंकेट से हटा करके नीचे की तरफ आते हुए कहती है, क्या किया है मैंने? किया तो जो है आपने किया है ना? ये सुनते ही अर्श कहते हैं, मैंने क्या किया? तुम्हें कभी हाथ भी लगा इस इंटेंशन से? पहली बार जब तुम आई थी ना तो खुद आई थी मेरे बेड पर। देखो तुम्हारी हकीकत अब तक नहीं बताई है समायरा। ये जो लोग खुश हो रहे हैं ना, इन्हें क्या पता कि इस पेट में किसकी औलाद पल रही है। और जहाँ तक मुझे लगता है ना, तुम्हें शायद खुद भी नहीं पता होगा। नायरा ये सुन करके हैरान तो थी ही साथ वो काफ़ी गुस्से में आते हुए कहती है, हाँ नहीं पता मुझे नहीं पता कि मेरे पेट में कोई औलाद भी है। और आप हमेशा मुझे गलत समझने के लिए ना पहले से तैयार बैठे रहते हैं। आपको सिर्फ मौका चाहिए होता है, एक मौका मिले और कब मेरे ऊपर एक नया ब्लेम लगा दे। क्या बोला आपने? ये औलाद किसकी है? कभी जानने की कोशिश भी की है आपने मेरे बारे में एक ही बार? और हर बार मैं आपको निराश कर देती हूँ। निराश वो लोग होते हैं
जिन्हें भरोसा होता है। आपको कभी भरोसा हुआ है मुझ पर? आपने तो शुरुआत से सिर्फ और सिर्फ मुझे एक गलत नाम का टैग दे दिया है। आपकी नज़र में तो हमेशा से एक गंदी औरत ही रही हूँ ना मैं। पहले आपके भाई पर डोरे डाल रही थी, फिर आपके नज़र में तो आपके दोस्त अर्जुन जी पर भी मैंने डोरे डाले थे। अंश उन सारी बातों को सुनते हुए अपने चेहरे को दूसरी तरफ फेरते हुए कहते हैं, वो सारी बातें पुरानी थी, मैं आज की बात के बारे में पूछ रहा हूँ। ये तुम्हारे पेट। और वो काफ़ी ज़ोर से उसके पेट पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तुमने पहली बार मुझसे यही कहा था कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो फिर मैं क्या समझूं और किसके साथ? कि तभी नायरा, जो कि अंश को झुका हुआ देखकर उनके कॉलर को ज़ोर से पकड़े हुए कहती है, समझना है ना कि मैं किसी और के साथ और ये बच्चा किसी और का है, तो समझ लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी 1 महीने का ही रिश्ता है ना हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा। और भगवान करे कि आपके माँ पापा का तलाक पहले ही हो जाए, ताकि यह रिश्ता आप जल्द से जल्द ख़त्म कर दें, क्योंकि अब मुझे आपको कुछ नहीं बताना। बताया उससे जाता है जो समझने और सुनने के लिए राज़ी हो, जिसके कानों में पहले से पर्दा पड़ा हुआ है और अंदर न जाने क्या क्या खिचड़ी पक रही है आपके। उसे बताने का क्या फ़ायदा? मैं चाहे बताते बताते मर जाऊं, रोते रोते आपको विश्वास दिलाते दिलाते थक जाऊं कि मैं गलत नहीं हूं। आप कभी नहीं मानेंगे। और अब आपको जो सोचना है आप सोचिए। और वह दरवाजे के पास आ करके अभी कुंडी खोलती है, उससे पहले वो पीछे मुड़कर अंश की तरफ देखते हुए कहती है, मगर आपको एक बात बताना चाहती हूँ अपनी तसल्ली के लिए। आपके सामने जो लड़की खड़ी है, जो आपके लिए बहुत ही घटिया है, अगर आज तक उसकी ज़िंदगी में कोई सबसे ज़्यादा उसके करीब आया है ना, तो वो मर्द सिर्फ और सिर्फ आप हैं मिस्टर अंश मल्होत्रा। आपके अलावा आज तक मुझे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया है, क्योंकि मैंने कभी किसी को हाथ लगाने नहीं दिया। न जाने क्यों आपके सामने आकर इतनी कमज़ोर पड़ जाती हूँ मैं। और ये बोलकर वो काफ़ी तेज़ तेज़ सांस लेते हुए कमरे से बाहर की तरफ चली जाती है और अपने कमरे में घुसते हुए वो जाकर के दरवाजे से ही सट कर बैठ कर रोना शुरू कर देती है। अंश भी बिना कुछ सोचे समझे आकर के बस बेड पर बैठ गए थे। पहले तो उनका दिल और दिमाग इस बात को मानने को राजी ही नहीं था कि जो भी कुछ नायरा ने बोला है वो सच हो सकता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे करके नायरा की शुरुआत की हर बातों को गौर से अपने दिल में ही समझने की शुरुआत करते हैं। जो पहली बार वो उनसे मिली थी, एंड्रीव के भी हिसाब से नायरा को ज़बरदस्ती यहाँ पर लाया गया था और राहुल ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। कृष भी नायरा को ही फेवर कर रहा था। अविरल, मानव और नितिन ने भी अपनी गलती को मान लिया था। तो क्या वाकई ही ये लड़की ज़बरदस्ती यहाँ पर लाई गई है? और क्या वाकई अगर उसके शरीर के करीब कोई अब तक आया है तो वो सिर्फ और सिर्फ अंश है? ये सारी बातें उनको काफ़ी बेचैन कर रही थी और काफ़ी देर तक वो शावर के नीचे ही खड़े रहते हैं, अपने गुस्से को, अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए। मगर ना तो उनकी सांसों की रफ्तार कम हो रही थी और ना ही उनका टेंशन कम हो रहा था। लगभग 1 घंटे शावर लेने के बाद वो दोबारा से आकर के अपने बेड पर लेट चुके थे। वो एक पिलो अपने सीने से लगा करके बस नायरा के बारे में शुरुआत से हर एक बातों को सोचे जा रहे थे। आज नायरा ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था, जैसे अब वो सफाई देते देते थक गई हो। लेकिन आज अंश को उसके मुंह से सब कुछ सुनने का दिल चाह रहा था। वो एक बार और सारी सच्चाई को दोबारा से नायरा के मुंह से सुनना चाह रहे थे, क्योंकि शायद आज उनको नायरा पर भरोसा करने का मन कर रहा था। दूसरी तरफ नायरा, जो कि अपने कमरे में पूरी तरह से अंधेरा की हुई थी, जो कमरा उसे शालिनी जी ने दिया था। वैसे तो वो कमरा भी अंश की लाइब्रेरी हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त नायरा जब से यहाँ पर आई थी उसे यहाँ पर रहने की जगह मिली हुई थी। नायरा इस वक्त विंडो के पास खड़ी बहुत ही शांति से बस ठंडे चांद को देखे जा रही थी और वो धीरे से कहती है, पूरे अंधेरे में, इस काले से आसमान में सिर्फ एक रोशनी होती है, चांद की। अंधेरे से सबको डर लगता है, मगर एक उम्मीद रहती है कि चांद की रोशनी उस तक भी ज़रूर पहुंचेगी। पर शायद मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा अंधेरा है जहाँ कोई चांद ही नहीं है। कोई मुझे समझना भी तो नहीं चाहता। पूरा परिवार न जाने अपने ही दिल में और दिमाग में क्या मनगढ़ंत कहानी बना लिया। और दूसरी तरफ वो शख्स जिसे मैं
जिसे मैं सब कुछ समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, वो कभी नहीं सुनना चाहते मुझे। और वो आकर के काउच से सट करके नीचे बैठ जाती है। साथ ही उसने अपने घुटनों पर दोनों हाथ को रख करके अपने चिन को उसी पर टिका लिया था। तभी उसके कानों के पास थोड़ी धीरे धीरे आवाज़ सुनाई देती है, जैसे उसके कमरे के दरवाजे को कोई धीरे धीरे नॉक कर रहा हो। पहले तो नायरा ने उस आवाज़ को इग्नोर किया था। उसे लगा था शायद ये उसके दिल या दिमाग का वहम होगा, लेकिन अभी वो पीछे मुड़कर जैसे ही देखती, दरवाज़ा पहले से ही अनलॉक था। उसके बावजूद भी कोई बार बार दरवाजे पर नॉक कर रहा था, जिसे महसूस करते हुए नायरा समझ जाती है कि आखिर ये कौन हो सकता है। और उस शख्स पर तो पहले से ही नायरा की नाराज़गी थी। भला वो उस आदमी से कुछ कहाँ कहने वाले थे। वो दोबारा से अपने उसी पोजीशन में आकर के बैठ चुकी थी और अपने एक गाल को अपने चेहरे पर ऐसे ही टिका लेती है और धीरे से अपनी आंखें भी बंद कर लेती है। जो आवाज़ नायरा के कानों तक पहुंच रही थी वो काफ़ी ज़्यादा शांत मगर गहरी आवाज़ थी। बाहर से कोई कहता है, और कब तक यहाँ खड़ा रहूं? तुम्हारे कानों तक मेरी बात पहुंच नहीं रही है या फिर तुमने अपने कानों का रास्ता ही बंद कर रखा है? नायरा इस बात पर कोई जवाब नहीं देती। वो एकदम से शांत रह गई थी। तभी दोबारा से बाहर वही शख्स कहता है, अब तुम्हारे इस शांत रिप्लाई का मतलब क्या समझो? अंदर आ सकता हूँ या फिर ऐसे ही बाहर खड़ा रह कर के रात भर तपस्या करवाना है तुम्हें मुझसे? देखो, तुम्हारे लिए अब हिंदी में भी बात करना शुरू कर दी है मैंने। नायरा उनकी सारी नौटंकियों को सुनते हुए धीरे से कहती है, जब दरवाज़ा खुल ही गया है तो फिर दिखावा क्या कर रहे हैं? ये पूछने का कि आप अंदर आ सकते या नहीं? आपका घर है, जो मन चाहे वो करिए। तभी वो शख्स अंदर आकर के दरवाजे को अंदर से ही लॉक करते हैं और धीरे धीरे अपने ट्राउज़र के पॉकेट में हाथ डालते हुए अंदर की तरफ आते हैं। काउच के पीछे बैठा नायरा को देख करके वो भी नीचे की तरफ ही बैठते हुए कहते हैं, क्या बात है, पूरे कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? माना कि तुम्हें चुड़ैल कहता हूँ, मगर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम वाकई अपने आप को। नायरा अभी भी बिल्कुल सीरियस थी, जिससे अंश ने अपनी बात को बीच में रोक दिया था और वो अपने पॉकेट में से कुछ निकाल करके नायरा की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, सुबह से कुछ खाया तो होगा नहीं तुमने? ये चॉकलेट खा लो। नायरा अंश की तरफ एक बार गुस्से में देखती और फिर एक बार उस चॉकलेट को और सामने की तरफ देखते हुए अपने सिर को पीछे काउच से टिका ली थी। उसके ठीक चेहरे पर इस वक्त चांद की रोशनी पड़ रही थी, मगर चांद की रोशनी के साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी अंदर आ रही थी। अंश उसके चमचमाते चेहरे को देखकर कहते हैं, तो चांद से रोशनी मिलती है चुड़ैलों को? नायरा अपने चेहरे को अंश से दूसरी तरफ फेरते हुए धीरे से कहती है, यह पूछने के लिए आए हैं आप? अंश हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है, काफ़ी छोटा था जब मैं मॉम से इस तरह की मजाक करता था और उसके बाद मैं आज न जाने क्यों तुमसे मजाक कर रहा हूँ। मुझे ज़्यादा फ़नी होना पसंद नहीं है। मुझे नहीं अच्छा लगता लोग मेरी वजह से हंसते हैं। तो नायरा धीरे से अपना सर हाँ में हिला करके दोबारा से अंश की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे पता है आपको तो लोगों को रुलाने में मज़ा आता है। आपका बस चले तो आप लोगों को खून के आंसू रुलाएं। अंश हल्का सा आगे की खिसकते खिसकते और नायरा के चेहरे को भी काउच से टिका देख कर कहते हैं, कुछ ज़्यादा ही खूनी नहीं बन रही हो तुम? आई नो कि मैंने ज़्यादा बोल दिया, पर मैं बोल देता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि तुम नाराज़ हो जाओ। और आज तुम्हारी ये भोंपू क्यों बंद है? ना तुम रो रही हो ना कुछ बोल रही हो, डांटना भी नहीं है मुझे। नायरा जो हल्का सा पीछे होते हुए कहती है, आप दूर रहकर बात करिए मुझसे, गंदी हूँ ना मैं, छू करके आप भी गंदे हो जाएंगे। जैसे जैसे नायरा पीछे की तरफ खिसकते जा रहे थे, अंश भी उसकी तरफ ही आगे बढ़ते हुए कहते हैं, क्या पूरे रूम को इसी तरह से साफ करवाना है? नायरा धीरे से अंश की तरफ मुड़ते हुए कहती है, चाहते क्या हैं आप? आपको शांति तो दे दी है ना मैंने। शक्ल देखना तो आपको मेरी वैसे भी नहीं पसंद है। वैसे भी आपको पुणे जाना था, हम पुणे चलते हैं, जो भी काम होगा करके ख़त्म करिए सबको। वही अंश दोबारा से चॉकलेट को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, पहले इसे ख़त्म करो तुम। कहते हैं जब लोग ज़्यादा स्ट्रेस में हो तो चॉकलेट खाना चाहिए, दिमाग ठंडा होता है उन लोगों का।
और तुम्हारा सर तो इतना ज़्यादा गर्म है कि मेरा एस्प्रेसो बन सकता है इसके ऊपर। नायरा, जो बिल्कुल एकदम शांत और चुप थी, जिसे देखकर अंश को थोड़ा अजीब लग रहा था। वहीं अंश भी अब काउच से टेक लगाकर के नायरा के काफ़ी करीब आकर बैठ चुके थे और उसी के पोजीशन में वो भी अपने घुटनों पर अपने दोनों हाथ को टिकाते हुए, काउच से अपना सर टिकाते हुए चांद की तरफ देखते हुए कहते हैं, ऐसे अच्छा तो लग रहा है चांद की रोशनी में। मैंने तो कभी इस तरह का एहसास ही नहीं किया कि बाहर की दुनिया वाकई काफ़ी खूबसूरत होती है। अंश की ऐसी प्यारी प्यारी बातें सुनने की नायरा को तो आदत ही नहीं, जिससे वह हैरान होकर अंश के चेहरे की तरफ ही देखते हुए कहती है, क्या करने आए यहाँ पर? मुझे आपसे बात नहीं करनी, और अगर आपको मुझे दोबारा डांटना है तो अभी मेरे अंदर हिम्मत नहीं है सुनने की। कल डांटेगा, आज का कोटा पूरा हो गया। और साथ ही आपको जितनी भी मेरे किरदार पर टिप्पणियाँ करनी है कल करिएगा। आज कुछ भी सुन नहीं पाऊंगी अपने बारे में। अंश के उसके ठीक बगल में आकर के बैठते हुए अपनी गर्दन को उसके तरफ हल्का सा मोड़ते हुए कहते हैं, मेरे बारे में कुछ सुनना चाहोगी? आज अपने बारे में कुछ बताने आया हूँ तुम्हें। नायरा इस पर बिल्कुल शांत रह गई थी। तभी अंशु खड़े होकर के बच्चों की तरह रूठते हुए कहते हैं, ठीक है, तो मैं बोर नहीं करूँगा, जा रहा हूँ। चॉकलेट रख दिया बगल में, गुस्सा ठंडा हो तो खा लेना। जाते हुए अंश को देखकर नायरा धीरे से कहती है, कान खुले हैं मेरे, कुछ सुनाना चाहते तो सुना सकते हैं। मुझे दिलचस्पी तो नहीं है मगर मना भी नहीं करूँगी। ये सुनते ही अंश, जिसके कदम रुक गए थे, बस वो उन्हें यही तो चाहिए था। अब वो चांद की रोशनी और नायरा के ठीक बीच में आकर खड़े हो गए थे। वहीं वो अपने हाथों को अपने चेस्ट पर फोल्ड करते हुए कहते हैं, एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ तुम्हें, एक बच्चे की। तुम्हें पसंद है ना बच्चे? नायरा धीरे से अपनी पलकों को उठाकर अंश की तरफ देखी थी। नायरा अपनी पलकों को उठाकर एक बार अंश के चेहरे की तरफ देखती है और धीरे से अपने सर को हाँ में हिला देती है। वही अंश, जो कि अपने हाथ को विंडो पर टिकाते हुए कहते हैं, तो इस बच्चे की कहानी तुम्हें पसंद आएगी। तो एक बच्चा था, छोटा सा, प्यारा सा, एंड ट्रस्ट मी, ये बोलते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, मगर वो पहले बहुत गोलू मोलू था। बच्चों से अच्छे से बातें करना, अपने दोस्तों के साथ रहना, घूमना फिरना, जैसे हर बच्चे होते हैं नॉर्मल, बिल्कुल वैसा ही। अपनी मम्मी, अपने पापा, अपने दादू, अपनी दादी, सबका लाडला था। बड़े पापा और बड़ी माँ भी उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन हाँ, वो अपने बच्चे में थोड़ा ज़्यादा ही व्यस्त रहते थे। बट हाँ, वो खुश था। वो बच्चा ना अपने मॉम डैड से तो प्यार पाता ही था, साथ ही उसके नेबर भी उसको बहुत प्यार करते थे। क्या करे, वो इतना क्यूट था, इतना प्यारा था, सबको अटेंशन मिल जाती थी। और पता है, उसके दिमाग में खूबसूरत सी गलत फहमी ने घर कर लिया था कि उसकी फैमिली बिल्कुल आइडियल है, उसके साथ सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन शायद ये गलत फहमी ज़्यादा दिन तक टिकने नहीं वाली थी। लगभग क्लास सेकंड में था शायद वो, जब पहली बार वो खेलते खेलते एक कमरे के बाहर आकर पहुंचा और अपनी बॉल लेने के लिए वो जैसे अपने हाथ बढ़ाए, उससे कुछ आवाज़ें आने लगी। पहले तो उसने सोचा कि है कुछ आवाज़, उसने ध्यान नहीं दिया, पर आवाज़ें इतनी तेज़ थीं कि उससे रहा भी नहीं गया और वो चुपचाप वहीं पर खड़ा रह गया। लेकिन तभी पीछे से कोई आकर के उसे ज़ोर से अपनी गोद में उठा करके डांटते हुए अपने कमरे में ले गया और बोला, खबरदार जो उस कमरे के बाहर गए। ये उसकी अपनी दादी थी, जो उसे डांट रही थी और साथ ही शायद डरा रही थी, और बोला कि उस कमरे के अंदर भूत रहता है। अब वो बच्चा क्लास सेकंड में था और शायद थोड़ा भोंदू भी था। मान गया वो कि हो सकता हो भूत रहता हो, और उसने वादा किया कि वो कभी नहीं जाएगा उस कमरे के बाहर। लेकिन फिर शायद घर की सच्चाई धीरे धीरे उसके सामने आने लगी। उसके माँ पापा का एक दूसरे के साथ का बिहेवियर, उसकी माँ के साथ हो रहा बर्ताव, सब कुछ। और फिर उसने उसी कमरे के बाहर ध्यान से देखा और उसे याद है कि जिस कमरे के बाहर वो कुछ सालों पहले ही जा कर के खड़ा हो गया था गलती से, वो कोई भूत का कमरा नहीं था, उसकी अपनी माँ का कमरा था। आवाज़ कोई भूत नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ कर रही थी।
क्लास 5th में था वो, और उसने फाइनल डिसीजन लिया कि वो जा करके सब कुछ पता लगाएगा। हिम्मत करते हुए वो दोबारा से अपनी माँ के कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो गया। रात भर उसने आवाज़ें सुनी, चीखें सुनी। जब सुबह दरवाज़ा खुला तो वो छुप गया डर कर। जानना चाहता था कि आखिर ऐसा कौन सा भूत है जो आवाज़ कर रहा है, बाहर तो निकलेगा वो। और पता है बाहर कौन निकला? नायरा धीरे से ऊपर की तरफ देखती है। शायद जवाब तो उसे भी पता था, लेकिन वो अंश के इमोशन को बहुत ही ध्यान से उनके चेहरे से देख पा रही थी। अंश धीरे से कहते हैं, उसका अपना बाप, जिसे वो आइडियल समझता था, दुनिया का सबसे अच्छा बाप समझता था, जिसे लगता था कि उसके बाप उसको कितना प्यार करते हैं। उनके हाथों में बेल्ट था और उनके आंखों में सिर्फ गुस्सा। वो भागकर अंदर गया अपनी माँ को देखने के लिए, और उसकी माँ की शरीर की हालत बहुत बुरी हो रखी थी। वो बेड से उठ नहीं पा रही थी और उसकी माँ ने पता है उससे क्या कहा? नायरा फिर से अंश की तरफ देखने लगी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, और वो दीवार का सहारा लेते हुए अब धीरे धीरे नीचे बैठते हुए कहते हैं, उसकी माँ ने कहा कि ये तो बस गेम है, हम और तुम्हारे पापा गेम खेल रहे थे बेटा, तुम जाओ यहाँ से। मगर वो क्लास 5th स्टैंडर्ड का बच्चा था, इतना भी बेवकूफ़ नहीं था। उसे समझ में आ गया था कि जो भी ये सही नहीं है। और फिर धीरे धीरे उसके अपने डैड की हरकतें उसे नजर आने लगी। एक दिन तो यह तमाशा बीच हॉल में शुरू हो गया। पूरा परिवार था साथ में, किसी ने कुछ नहीं बोला। उसका बाप हाथ उठाता रहा और उसकी माँ सहती रही। उसके अपने दादाजी ने अपने हाथ में न्यूज़पेपर पकड़ लिया और उसकी दादी ने पता है क्या कहा? जो करना है कमरे के अंदर जाकर करो, तमाशा बाहर नहीं आना चाहिए, किसी को बाहर पता नहीं चलना चाहिए कि अंदर क्या होता है इस घर में। आवाज़ें और आती रही और फिर एक दिन उस बच्चे ने अपनी दादी को एक कपड़ा देते हुए देख लिया। नायरा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अंश उसके आगे क्या कहने वाला है। वो थोड़ा देर रुक जाते हैं। अंश नायरा की तरफ देखते हुए पूछते हैं, तुम्हें पता है वो कपड़ा उस बच्चे की दादी ने क्यों दिया उसके डैड को? नायरा जो बस धीरे से अपने चेहरे को ना मिला देती है। वही अंश कहते हैं, ताकि उस बच्चे का डैड जो भी करे उसकी माँ के मुंह को बांध कर करे, ताकि आवाज़ें बाहर ना पहुंचे। और ये सब उस बच्चे ने सुन लिया। उसे भरोसा ही नहीं हुआ कुछ देर के लिए कि वो सब क्या सुन रहा है। पर अभी भी वो बच्चा था। उसे लगा बात सिर्फ मार पीट तक होती है, लेकिन क्लास 8 में आने के बाद उसे फाइनली हकीकत पता चली। तुम्हें पता है उस बच्चे की माँ के साथ इतने सालों तक क्या होता आ रहा था? नायरा बहुत ही ध्यान से अंश के चेहरे की तरफ देख रही थी। अंशु कहते हैं, फिजिकली अब्यूज करते थे उसके डैड। मेरी मॉम के साथ फिजिकली अब्यूज होता था, और ये सब मेरी पूरी फैमिली को पता था। कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। ऊपर से बात सिर्फ यहाँ तक टिकी रही कि बात 4 दीवारी के अंदर रहनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए। मेरी मॉम का रेप करते रहे मेरे अपने डैड, और किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाई। नायरा ये सुन करके एकदम से चुप रह गई थी। जैसे कुछ देर के लिए तो उसका भी दिमाग पूरी तरह से शांत पड़ गया और उसके पूरी ब्लड की सर्कुलेशन एक जगह पर थम गई। वही अंश काफ़ी ज़ोर से अपनी मुट्ठी कसते हुए कहते हैं, जिस दिन उस बच्चे को ये बात समझ आई, यानी कि मुझे, मेरा हाथ नहीं रुका और मैंने पहली बार उस आदमी को थप्पड़ मार दिया और उससे रिश्ता भी ख़त्म कर लिया। लेकिन अब मैं ये बात किसी और को ना बता दूं, इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। मैं क्लास 9 से इस फैमिली से दूर हूँ। और पता है मेरे दिमाग पर इस बात का क्या असर पड़ा?
मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। तुमने इतने दिन तक मुझसे जो भी कुछ कहा, मैं तुम पर कभी ट्रस्ट ही नहीं कर पाया। जिस बच्चे के अपने पूरे परिवार ने उससे इतना बड़ा झूठ बोला, उसकी अपनी माँ, मेरी मेरी माँ अब तक इस बात को एग्री नहीं करते कि उनके अपने पति ने अभी तक उनके साथ कितना गलत किया है। वो अभी भी वो अभी भी मेरी मॉम को मारते हैं, लेकिन मेरी माँ अभी भी मुझसे झूठ बोलती है। बताओ, मैं कैसे भरोसा करता तुम पर? मैं कैसे इस बात का भरोसा करता कि तुम सही हो और मैं गलत हूँ? मेरे दिमाग ने मान लिया था तुम्हें पहली बार में गलत, और उसे सही करने में वक्त लगता है। आई एम सो सॉरी। जैसे ही अंश ने अपनी बात को कंप्लीट किया, नायरा तुरंत ही उनकी तरफ मुड़कर जोर से उनको हक करते हुए कहती है, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मैंने कभी आपको प्यार से बताने की कोशिश भी तो नहीं की ना। कोई भी शख्स मुझे गलत ही समझेगा। मेरे साथ जो भी कुछ हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और आपने तो मेरे साथ कुछ किया भी नहीं था। I'm sorry, मैं आपको समझ ही नहीं पाई। I'm so sorry। अंश जो कि अपनी बाहों में उसे जोर से जकड़े हुए कहते हैं, बट प्रॉमिस में, मैंने बहुत भरोसा करके तुम्हें ये बात बताई है। ये बात किसी को नहीं पता। प्लीज़ ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। नायरा धीरे से अंश से अलग होते हुए कहती है, पहले भरोसा नहीं करते थे, किया तो ऐसे किया कि जो बात किसी को नहीं पता मुझे बता दिया, और अगर मेरे मुंह से कहीं निकल गया तो? अंश उसके गालों को जोर से दबाते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं करोगी तुम, मुझे पता है। अगर मैंने इतने सालों में पहली बार किसी पर भरोसा किया है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। नायरा जो उनके आंसू जो कि अभी एक बूंद उनके चेहरे पर गिरे थे उसे पोंछते हुए कहती है, आप रोते हुए अच्छे लगते हैं। मुझे तो डर था कहीं वाकई आप राक्षस तो नहीं है। रोकर आपने मुझे भरोसा दिला दिया, आप इंसान है, और मुझे इतना कुछ बताने के लिए थैंक यू। तभी अंश नायरा के चेहरे की तरफ ध्यान से देख करके हल्का सा उसकी तरफ झुकते हुए पूछते हैं, ये जिस लड़की की कहानी है वो मेरी है, तुम्हें क्यों रोना आ रहा है? नायरा अपने आंसू को जल्दी जल्दी पोंछते हुए कहती है, मैं कहाँ रो रही हूँ, मैं नहीं रो रही। मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ जो मैं रोऊंगी। अंश को उसको देखकर हल्की हल्की हंसी आने लगी थी, और उसके नाक को हल्का सा खींचते हुए कहते हैं, तो बहुत स्ट्रांग हो, तभी तो मेरे साथ अब तक टिकी हुई हो, बिना किसी के मसाले जो अंश मल्होत्रा को हैंडल कर सके। नायरा उनके गालों को खींचते हुए कहती है, मोटू गोलू मोलू थे आप, अच्छे दिखते होंगे बचपन में। अंश थोड़ा और नायरा के चेहरे के करीब आते हुए कहते हैं, अभी अच्छा नहीं दिखता। नायरा ने भी अब पीछे जाने की गलती नहीं की थी। वो भी हल्का सा आगे की तरफ होते हुए कहती है, देखते हैं, मगर आज कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग रहे। दोनों के बीच अब काफ़ी करीबियाँ बढ़ चुकी थी, जैसे आज दोनों एक दूसरे के होना चाह रहे हों। सारी गलत फहमियों को एक साइड में रख करके अंश जो कि नायरा के होंठों के बहुत करीब आ गए थे, और वहीं उन दोनों के लिप्स जो कि हल्का हल्का एक दूसरे के साथ रब होने लगे थे। एक तरफ अंश ने अपनी आंखें बंद की और दूसरी तरफ नायरा ने। दोनों की पलकें हल्की हल्की भीगी हुई थी। अभी उन दोनों के होंठ एक दूसरे के और करीब पहुंच करके एक दूसरे के हो पाते उससे पहले ही दरवाज़ा किसी ने अचानक ही नॉक किया था, और बाहर से आवाज़ आती है, डिनर आ गया है मैम, प्लीज़ खाना खा लें आप। तभी वो दोनों एकदम से अपनी आंखें खोल करके एक दूसरे से अलग हो गए थे। तभी थोड़ा हड़बड़ा कर खड़े होते हुए कहते हैं, मैं कमरे में चलता हूँ, तुम खाना खा लेना। नायरा अभी भी उसी जगह पर बैठे हुए अंश की तरफ ही देखे जा रही थी, और वो भी थोड़ा एम्बैरेस होकर के बस हल्का सा अपने सर को हाँ मिला करके में जवाब दे देती है। एक तरफ जहाँ वो स्टाफ अंदर की तरफ पहुंची थी, वहीं अंश जो कि बाहर की तरफ निकल रहे थे, और आज आकर के वो जैसे अपने बेड पर लेटे थे, उन्हें एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। जैसे अब तक जिस बात को सोच सोच करके उनका दिल भारी होता गया था, आज वो कहीं ना कहीं काफ़ी हल्का महसूस कर रहा था। उनके दिमाग में एक नस थी
जिसमें हमेशा ब्लड क्लॉट हो जाया करता था, और साथ ही उनकी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम जो उन्हें कभी सोने नहीं दिया करती थी चैन से। मगर अंश को आज फिजिकली भी बहुत आराम मिल रहा था। थोड़ा देर वो ऐसे ही आराम से अपने तकिए को अपने सर के नीचे रखे हुए लगातार सीलिंग की तरफ देखे जा रहे थे, और तभी उन्हें महसूस होता है कि उनके चेहरे पर एक स्माइल है जो कि काफ़ी टाइम से, और तभी वो खुद को मिरर में देखते हैं कि वो इतनी देर से बेवकूफ़ों की तरह स्माइल क्यों किए जा रहे हैं। लगभग आधे घंटे बाद वो अपनी सोच से बाहर आए थे, और तभी वो ख्यालों को चटकते हुए कुछ देर में दोबारा से नायरा के कमरे के ठीक सामने पहुंचते हैं। उन्होंने बहुत धीरे से और आहिस्ता से दरवाज़ा खोला था, क्योंकि अभी भी एम्बैरसमेंट उनके चेहरे पर झलक रही थी। अब चाहे जो भी हो, थे तो वंश मल्होत्रा ही। आखिर वो किसी लड़की को आगे बढ़ कर के किस कैसे कर सकते हैं, वो भी उस लड़की को जिसे वो कभी नफरत करने का क्लेम करते थे। वो जैसे ही अंदर की तरफ आए थे, इस वक्त नायरा जो कि सोफा पर ही बैठे बैठे सो गई थी। अंश जो कि अपने चेहरे को हिलाते हुए कहते हैं, पता ही था मुझे, इतना बड़ा अच्छा खासा क्वीन साइज बेड है, लेकिन सोना इसे सोफा पर ही है। और वो बड़े हक से आकर के नायरा को सोफा से उठा करके बेड पर लेटाते हैं, और साथ ही उन्होंने अच्छी तरह से नायरा को ब्लैंकेट के अंदर कवर कर दिया था। अगले दिन सुबह के वक्त, अभी लगभग सुबह के 7:30 ही बजे थे। सुबह सुबह की धूप जो कि काफ़ी ठंडी हवाओं के साथ अंदर की तरफ पहुंच रही थी, और नायरा के चेहरे पर वो जैसे ही पहुंचते हैं, नायरा की आंखें धीरे धीरे खुलना शुरू हो गई थी, और लगभग 5 मिनट के अंदर वो जैसे ही अपनी आंखों को पूरी तरह से खोलकर अभी बगल की तरफ देखी थी, उसके वार्डरोब से टिक करके एक आदमी जो अपने हाथों को फोल्ड किए हुए उसी की तरफ देखे जा रहा था। और जब फाइनली उसकी आंखें अच्छी तरह से खुलती हैं और चेहरे पर उस आदमी के नज़र पड़ी थी नायरा की, वो जल्दी से उठकर बैठते हुए कहती है, हाँ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसकी सुबह सुबह की आवाज़ सुन करके सामने खड़ा शख्स धीरे धीरे उसी की तरफ आगे बढ़कर आता है, और अपने हल्का सा घुटने को टिका करके बेड पर उसके बालों को ठीक करते हुए कहता है, तो मैं सोता हुआ देख रहा था। नायरा ने फिर से अपनी नज़र को नीचे झुका लिया था, और वहीं वो खुद से कहती है, कैसे बोलूं, बोल देती हूँ, वरना ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जाएगी। अच्छा वो कि तभी उस तरफ से भी यही आवाज़ आई थी, सुनो वो। जैसे ही अंश की बात नायरा ने सुनी थी और नायरा की बात अंश ने, दोनों शांत हो गए थे। पहले तो थोड़ी देर के लिए दोनों ने एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट हटा दी थी, और फिर से वो एक दूसरे की आंखों में देखते हुए कहते हैं, देखो मुझे ये कहना था कि। नायरा ने भी कुछ ऐसा ही बोला था, जैसे अंश जो कहते हैं, तुम बोल लो पहले। तभी नायरा धीरे से कहती है, नहीं आप बोलिए। अंश जो उसके सामने बैठते हुए कहते हैं, नहीं तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वही इस बात पर नायरा ने भी यही कहा था, मैंने कहा ना आप बोलिए, वैसे भी आपको पहले रहने का बहुत शौक रहता ना, आप ही बोलिए। अब अंश थोड़े तेज आवाज में कहते हैं, बोला ना, तुम बोलो। नायरा जो धीरे से अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, ठीक है, पर प्लीज़ आप मुझे गलत मत समझिएगा। देखिए कल मैं होश में नहीं थी, मैं बहुत ही ज़्यादा निराश थी, परेशान थी, और आपको परेशान देख करके मैं भी बहक गई थी। वो मैं आगे बढ़ी, पर मेरा गलत इंटेंशन नहीं था, मैं चाह नहीं रही थी आपको कि तभी अंश अपने गले को क्लियर करते हुए कहते हैं, क्या 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 करना नहीं चाह रही थी तो मुझे। नायरा तुरंत ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, मुझे नहाना है, मैं नहा लेती हूँ, बहुत लेट हो गया है। कि तभी अंश उसको इस तरह से कूदता फांदता बहकता हुआ देख कर कहते हैं, आराम से, मेरे घर वालों के नज़र में माँ बनने वाली हो तुम। ये सुनते सुनते नायरा अपने कदम को रोकते हुए पीछे मुड़कर कहती है, आपने अभी तक उन्हें सच नहीं बताया? वही अंश अब तक कंधा उचकाते हुए कहते हैं, मैं क्यों बताऊँ, वैसे बात इतनी बुरी भी नहीं है, जाने दो, अगर पता चल रहा है तो। इसी बहाने तुम्हें घर में बहुत इज्जत मिलेगी, और साथ ही सब लोग मेरे साथ भी काफ़ी खुश हैं। रहने देते ना कुछ गलतफहमी में उन लोगों को भी। नायरा पीछे मुड़कर कहती है, नहीं, आपको कोई आइडिया भी नहीं है कल किस तरह से लोग मुझसे बात कर रहे थे। एक ही दिन में क्या कमाल कर दिया तुमने, ये वो, और ये भी कह रहे थे कि पता नहीं, आपको नहीं बताऊंगी, रहने दीजिए। तभी अंशु कहते हैं, बता दो प्यार से, वरना मैं बाथरूम के अंदर घुस करके तुमसे पूछूंगा। नायरा फिर से पीछे मुड़ते हुए कहती है, यही कह रहे थे कि अंश तो इतना जल्दी किसी से पिघलता नहीं है, तुमने कैसे।
और आपके बारे में तारीफ कर रहे थे कि आप बहुत महान हैं, ये है वो है। एक रात में पता नहीं बहुत गंदी गंदी बातें कर रहे थे। मैं दोबारा से वो सब नहीं सुनूंगी। आप प्लीज़ जाकर के उन लोग को बोलिए कि ऐसा कुछ नहीं है। वह इस बात पर हर्ष हंसते हुए कहते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। इवन मैं तो जाकर अपनी तारीफ सुनूंगा। तुम भी आओ, साथ में सुनेंगे। और अभी कोई रस्म भी होने वाली है ना। नारा जी कहती है, हाँ वो पन फेरा या पग फेरा कुछ तो होता है आपके घर में। क्यों? अंशु कहते हैं, नहीं नहीं वो तो होना ही है, उसके साथ एक और रस्म होने वाली है। क्या बोलते हैं उसे? एक्चुअली गोद भराई, समथिंग लाइक दैट। ये सुनते ही नायरा जो शर्म से पानी पानी होते हुए कहती है, क्या? गोद भराई तो तब होती है जब बच्चा। अंशु कहते हैं, वैसे ये रस्म काफ़ी लेट से होती है, पर तुम्हारी काफ़ी जल्दी होने वाली है। मेरे घर वाले, ये बात तो गिनेश बुक में लिखनी चाहिए। नर्जी कहती है, क्या? अंशु कहते हैं, यही कि एक रात में किस तरह से दो दुश्मनों ने आपस में एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी रात स्पेंड की कि अगले दिन ही। नारा अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, बस और नहीं सुनूंगी, मैं नहाने जा रही हूँ। वहीं अंशु कहते हैं, अंदर पानी पहले से ही भर कर रख दिया, और हाँ तुम्हारे लिए कपड़ा भी अंदर रखा हुआ है। आज तुम्हें साड़ी पहनने की ज़रूरत नहीं है, तबीयत खराब है तुम्हारी, ठंड लगी हुई है। साड़ी पहनोगी तो हवा जाएगी। सूट पहन करके आ जाना, तुम्हारे लिए नाश्ता या तुम कहो तो कमरे में भिजवा। कि तभी नारा कहती है, नहीं मैं आ जाऊंगी, वैसे भी नीचे। तभी अंश उसको रोकते हुए कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं नीचे जाने की, वैसे बहुत नाटक हो रहा है नीचे। चाहो तो मेरे कमरे में आकर कर लेना, हमारे कमरे में। नारा दरवाज़ा जो कि बाथरूम का उसने अभी खोल रखा था वो धीरे धीरे बंद करते हुए कहती है, ये सही है, आपके कमरे में आकर कर लूँगी। और इतना बोलते ही उसने दरवाजे को बंद कर दिया था। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ था अंश अपने आप को समझाते हुए कहते हैं, ओके तो फाइनली मैंने मना लिया उसे, बट ज़्यादा खुश नहीं होना अंश, वो सब कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ, या हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे बस। और ये बात बोलते बोलते वो अपने कमरे में लौट आए थे। आइए जानते हैं अब आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, और क्या वाकई अब इन दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती का ही रिश्ता रह जाएगा, और क्या छोड़ देंगे अंश अपने माँ पापा के तलाक होने के बाद नायरा को। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए शादी एक पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।